घड़ी का इशारा 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर नेशन नेट 9, जिसमें हम आपको बताएंगे देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, यानी कि हर कोने की खबर। और खबरों की शुरुआत करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ। दिल्ली में आज होने वाले कार्यक्रम से शुरुआत करेंगे, जहां वो आज दिल्ली में विधिक मसौदा तैयार करने के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं। ये कार्यक्रम संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, संसदीय लोकतंत्र और प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से आयोजित हो रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मकसद संसद, राज्य विधानमंडल, अलग अलग विभागों, स्वायत्त निकायों और अलग अलग सरकारी विभागों में विधिक कामों से जुड़े अधिकारियों को मसौदा तैयार करने के सिद्धांतों से रूबरू कराना है। समाज और राज्य के कल्याण को ध्यान में रखते हुए नीतियों और नियमों की व्याख्या करने में विधिक मसौदे की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगली खबर कर्नाटका से, जहां पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर विधायकों की पर्यवेक्षकों के साथ बैठक हुई। इसमें एक प्रस्ताव पारित करके पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार के मार्गदर्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद किया गया है। कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे, जितेंद्र सिंह, दीपक बाबरिया को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। सीएम की रेस में डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा आगे है। इससे पहले बेंगलुरु के एक निजी होटल में सीएलपी की बैठक हुई, जिसमें विधायक दल ने पार्टी प्रमुख को अपना नेता चुनने के लिए एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद एनसीपी चीफ यानी कि शरद पवार के मुंबई आवास पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई। इसमें उद्धव ठाकरे, संजय राउत, नाना पटोले, अजीत पवार जैसे कई दिग्गज नेता शरीक हुए हैं। बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों का खाका तैयार किया गया। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने बैठक के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि एमवीए में आंतरिक रूप से कोई गलतफहमी नहीं है। अगर कर्नाटका में 40% भ्रष्टाचार था तो महाराष्ट्र में 100% भ्रष्टाचार है। ये वर्तमान सरकार भ्रष्ट है और ये हार जाएगी। बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कर्नाटका की जनता ने कांग्रेस को चुना है। इससे पता चलता है कि वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हैं। अगली खबर ओडिशा से सामने आ रही है, जहां पर आज से G20 संस्कृति कार्यक्रम समूह की दूसरी बैठक भुवनेश्वर में आयोजित की जा रही है, जो कि 17 मई तक चलने वाली है। बैठक में G20 के सदस्य देशों, अतिथि राष्ट्रों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस मौके पर आयोजित रेत कला प्रदर्शनी खास रहने वाली है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल करने वाले हैं। वहीं बैठक की अगर बात की जाए तो इसको लेकर जी किशन रेड्डी ने कहा कि मेरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम सफल होगा। अलग अलग देशों से आज प्रतिनिधि यहां आए हुए हैं और कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बैठक में अलग अलग देशों के बीच एकजुट होकर कैसे अपनी संस्कृति को विस्तार दें, बढ़ाएं और कैसे बचा के रखें, इस पर चर्चा हम करने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख होगा तेलंगाना का, जहां पर कर्नाटका में कांग्रेस की जीत पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले जो जनता से वादे करके सत्ता पर आई है, सत्ता उसको मिली है, वो उस वादों को पूरा करेगी। कर्नाटका के लोगों ने जो फैसला लिया उसने कांग्रेस को सत्ता दी। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के लोगों की ओर से किए गए वादे पूरे होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटका के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें हमारी पार्टी के 2 उम्मीदवार थे। मैं जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिया। हालांकि हम जीत नहीं पाए, हम और मेहनत करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे तमाम राज्य एआईएमआईएम को मजबूत करने का काम हम वहां पर भी कर रहे हैं।
तो वहीं अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले 12 मई को सुनवाई हुई थी, जिसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने अपनी जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का ज्यादा समय यानी कि मियाद बढ़ाने की बात कही थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि 6 महीने का समय बहुत ज्यादा है, हम नहीं दे सकते। इस मामले में कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देने को कहा था। 8 मई को कमेटी ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। CJI ने कहा था जस्टिस स्प्रे की कमेटी रिपोर्ट आ गई है, हम वीकेंड के दौरान ये रिपोर्ट देखेंगे। आपको बता दें कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में 4 जनहित याचिकाएं दायर हुई हैं। एडवोकेट ML शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सोशल वर्कर मुकेश कुमार ने ये याचिकाएं दायर की थी। भारत ने आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण 928 साजो सामान की चौथी स्वदेशी सूची को मंजूरी दे दी है, जिससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलने वाला है, मजबूती मिलने वाली है। रक्षा से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तरफ से किए जाने वाले आयातों को कम करने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशीकरण के लिए रक्षा उत्पादों की चौथी सूची जारी की है। इस कदम से 715 करोड़ रुपए जिसकी कीमत है, रक्षा के साजो सामान का निर्माण देश में ही किया जाएगा। साथ ही इससे अर्थव्यवस्था को भी बूम मिलेगा। रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता अन्य देशों पर कम होने वाली है। झारखंड हाईकोर्ट की बात करेंगे। नए भवन में शिफ्टिंग का काम तेजी से चल रहा है। हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग में लाइब्रेरी की पुस्तकें भेजने का काम जारी है। 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन खुद करने वाली हैं। तो वहीं आपको बता दें कि हाईकोर्ट का नया भवन बनकर तैयार हो गया है और अब नए भवन में शिफ्टिंग का काम किया जा रहा है। CJI न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के आने की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है। उद्घाटन समारोह की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि संजय कुमार मिश्रा के बीच वर्चुअल संवाद हुआ है। वर्चुअल बैठक हुई है। बैठक में तैयारियों की अंतिम रूपरेखा को बताया गया है कि हम तैयार हैं और उसको अंतिम प्रारूप भी दिया गया है। खबरों में रुख करते हैं राजस्थान की ओर, जहां किसानों के हित में सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा कदम उठाया। इसी कड़ी में गहलोत सरकार ने 20 लाख किसानों को मुफ्त में सब्जियों के बीज की जो किट है वो उपलब्ध कराने की बात कही है। इस पर कुल खर्च 60 करोड़ रुपए आने वाला है। सीएम गहलोत ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 5 लाख किसानों को 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में एकल फसल और 15 लाख किसानों को 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए कॉम्बो किचन गार्डन किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। टमाटर, बैगन, रबी फसल के लिए पालक, गाजर, मिर्च, मटर, मूली, टमाटर, बैगन और जायद फसलों के लिए ककड़ी, टिंडा, भिंडी, लौकी, ग्वार के बीज शामिल हैं। आपको बता दें कि इस साल के आखिरी में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान का ही जिक्र करेंगे, जहां पर आज जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहुंचने वाले हैं। सीकर दौरा करेंगे। वो सुबह 11:30 बजे खाचरियावास पहुंचेंगे और खाचरियावास गांव में उप पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे बाबा खाटू के दरबार में पहुंचकर खाटू श्याम की दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी होगी। केंद्रीय मंत्री गडकरी शाम को 4 बजे खाटू श्याम से सालासर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। अगली खबर कर्नाटका से, जहां पर विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद बसवराज बोम्माई ने कहा कि इसके 4 से 5 कारण हो सकते हैं, जिसके लिए हमने जमीनी स्तर पर
जाने की तैयारी की है। हम ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, समीक्षा करेंगे। अभी हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, हम इस पर विश्लेषण करेंगे। ये बात कुछ लोगों के दिमाग में है, लेकिन हम आपको क्लियर कर दें कि हिंदुत्व पर हमने कभी नहीं चुनाव लड़ा, बल्कि हम डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों पर फोकस करते हुए इलेक्शन में उतरे थे। हमारा एजेंडा भी वही था। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा कि हार और जीत दोनों की जिम्मेदारी पार्टी की नहीं है, हमारी है। हम आंतरिक समीक्षा करेंगे और इसमें सुधार भी करेंगे। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और खड़गे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को कभी साफ नहीं कर सकते। अगली खबर असम से, जहां पर फायर ब्रेंड कह सकते हैं सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि नवंबर में तेलंगाना विधानसभा के लिए चुनाव हैं और अभी जो विधायक हैं वो रहेंगे या नहीं रहेंगे ये समय बताएगा, उनकी कार्यशैली बताएगी। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बने। इसके साथ ही पत्रकारों से जब वो बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम असम में लव जिहाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम असम में मदरसों को बंद करने के लिए काम कर रहे हैं। और साथ में हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि मैंने सीएम बनने के बाद असम में 600 मदरसों को बैन किया है, बंद किया है। मैं ओवैसी को ये भी बताना चाहता हूं कि मैं इस साल 300 और मदरसों पर कार्रवाई करूंगा, 300 और मदरसों को बंद करूंगा। अगली खबर दिल्ली की गलियारों से, जहां प्रवीण सूद को सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। प्रवीण सूद की नियुक्ति 2 साल के लिए हुई है। प्रवीण सूद इससे पहले कर्नाटका के डीजीपी रह चुके हैं। प्रवीण सूद सीबीआई के मौजूदा निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल की जगह लेने वाले हैं, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी ने प्रवीण सूद का नाम फाइनल किया है। अब समझिए इस कमेटी में कौन कौन था। पीएम मोदी के अलावा मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, नेता विपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी इस जो समिति है उसमें शामिल थे। प्रवीण सूद 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, काफी कद्दावर हैं। सीबीआई के मौजूदा निदेशक सुबोध कुमार मुंबई पुलिस कमिश्नर थे और मुंबई पुलिस कमिश्नर से वो सीबीआई निदेशक बनाए गए थे। माना जा रहा है कि 24 मई को प्रवीण सूद अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। तो खबरों में सीधे रुख करेंगे उत्तराखंड का और बाबा केदार के दर की बात होगी, जहां पर केदारनाथ धाम में लगातार बारिश और बर्फबारी होने से यात्रा प्रभावित हो रही है। मई का आधा महीना गुजरने के बावजूद बर्फबारी का दौर जारी। बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया है, लेकिन यात्रा पर बुरा असर पड़ा है। केदारनाथ धाम आने वाले तमाम भक्तों की तादाद में कमी, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की थी। लगातार बर्फबारी होने से केदारनाथ आने वाले यात्रियों की तादाद में कमी आई है। शुरुआती चरणों की अगर बात की जाए तो 18 से 20,000 यात्री केदारनाथ पहुंच रहे थे। अब धाम पहुंचने वाले यात्रियों की तादाद 13 से 15,000 ही रह गई है। लगातार बर्फबारी होने से पैदल मार्ग पर भी आवाजाही करने में खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले भैरव ग्लेशियर खिसक गया था, जिसके बाद जो तमाम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं उन्होंने ग्लेशियर को शिफ्ट करने का काम किया था और ग्लेशियर के इस पार और उस पार पैदल मार्ग के दोनों साइड में जो तमाम लोग फंसे हुए थे उनको भी सुरक्षित निकालने का काम किया गया था। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर आईसीएसई बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। आईसीएसई बोर्ड के 10वीं में करीबन 98.94% और आईएससी के 12वीं में करीबन 96.93% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। जिसके बाद सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए पास हुए सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आप सभी नए उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य हैं। कठोर परिश्रम और अटूट लगन से जीवन की हर परीक्षा में ऐसे ही उत्तीर्ण होते रहिए। मां सरस्वती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। अगली खबर बिहार से आ रही है, जहां पर पटना के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जीतन राम मांझी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार की तरफ से विपक्ष को एकजुट करने के सवाल पर
कहा कि जिस तरह से जयप्रकाश नारायण ने बिना किसी पद का लाभ लिए बिहार में क्रांति लाने का प्रयास किया था, ठीक उसी तरह बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी बिना किसी पद के लोभ में महागठबंधन को एकजुट करने में जुटे हैं। बागेश्वर बाबा बिहार आकर सिर्फ हिंदू की बात करते हैं। भारत में सिर्फ हिंदू की बात नहीं चलेगी, क्योंकि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं। बिहार में किसी प्रकार का इल्म नहीं चलेगा। खबरों में एक बार फिर रुक करेंगे देश की राजधानी दिल्ली का, जहां पर फिल्म द केरल स्टोरी के रिलीज पर रोक लगने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 5 मई को केरल हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के फैसले को आधार बनाया, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केरल हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था, मूवी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। जस्टिस एन नागरेश और जस्टिस सोफी थॉमस ने कहा कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने इसे देखने के बाद ही रिलीज करने की इजाजत दी है। इसमें किसी समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं दिख रहा। खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्नाटक विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी पर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बसवराज बोम्मई तो पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ रहे थे और अब हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। उन्हें हार के बाद तो सच बोलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी तो मोदी जी को लेनी चाहिए। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, बजरंगबली हमेशा धर्म के साथ रहते हैं और बजरंगबली हमेशा अन्यायी और अत्याचारियों को परास्त करते रहे हैं। कर्नाटक में यही हुआ है और आगे भी यही होने वाला है। बीजेपी के साथ तो बजरंगबली है ही नहीं, बजरंगबली का आशीर्वाद हमें मिला है।